बेटा वॉइस क्लियर है? बेटा आप लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए और ये बताइए कि वॉइस क्लियर है। Am I audible? Please reply. बेटा स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? एटलीस्ट रिप्लाई। यस मैम दिख रही है। ओके ठीक है बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मेजरेबल फंक्शंस पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कोई फंक्शन अगर किसी सेट ई में मेजरेबल है, उसका कोई सबसेट अगर E1 है जो एक मेजरेबल सेट है, तो हमारा जो फंक्शन होता है उसके सबसेट में भी मेजरेबल फंक्शन होता है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, अगर हमारे पास में कोई फंक्शन f E1 एंड E2 में मेजरेबल है एंड तो वो उसके यूनियन में भी मेजरेबल होता है। उसकी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन हमने पढ़ी थी, एक रिस्ट्रिक्शन फंक्शन की कंडीशन पढ़ी थी, और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी थी अगर f हमारा मेजरेबल फंक्शन है और g कोई ओपन सेट है तो हमारे पास में जो f इनवर्स g होता है वो भी एक मेजरेबल सेट होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास में नेक्स्ट इसमें फंक्शन है स्टेप फंक्शन, ठीक है। जैसे अगर हमें स्टेप फंक्शन मेजरेबल है कि नहीं है पूछा जाता है एग्जाम में, तो जब आपको स्टेप फंक्शन क्या होता है पता होगा तब आप लोग बता पाओगे कि स्टेप फंक्शन इज मेजरेबल और नॉट। हमने क्लास 11th में सिग्नम फंक्शन पढ़ा हुआ है। सिग्नम फंक्शन याद है किसी को? कि सिग्नम फंक्शन पढ़ा हुआ था, मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था, हाउ टू डिफाइन मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन तो सबको याद होगा, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। सिग्नम फंक्शन याद है किसी को कि सिग्नम फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है? क्लास 11th 12th में जब फंक्शन स्टार्ट होता है वहां पे हमारे पास में वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, तो वहां पे हमारा सिग्नम फंक्शन आता है। तो किसी को भी याद है आप लोगों में से, आप लोग कैसे डिफाइन किया जाता है सिग्नम फंक्शन को? पागल है क्या? बेटा अपना माइक म्यूट कर लो। किसी को भी याद नहीं है सिग्नम फंक्शन? सिग्नम फंक्शन हमारा होता है माइनस, हाँ बताओ, -1 कब होता है मॉड -1? एक्स अपॉन एक्स। हाँ बेटा -1 जब एक्स 0 हाँ होता हो और +1 जब 0 होता हो हाँ, और या 0 सिंपली जब मॉड एक्स अपॉन एक्स भी आप कह सकते हो, ठीक है। और इसकी वैल्यू 0 होती है व्हेन x इक्वल टू 0 and fx equals to 1 when x greater than 0. This is also a type of step function, ठीक है। तो इट मीन स्टेप फंक्शन कैसे फंक्शंस होते हैं जिनको अगर हमारे पास में ओपन इंटरवल हो या क्लोज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने जनरल क्लोज इंटरवल ले लिया। अगर हमारे पास में फाइव कोई फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल a b टू r में डिफाइन है, तो पहले हम जो भी हमारा गिवन इंटरवल होता है इसका पार्टीशन लेते हैं, ठीक है। हो सकता है उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, कोई भी एक पार्टीशन लेते हैं, ठीक है। तो ए बी का पार्टीशन ले लिया जिसको डिनोट किया है x नॉट को a से x1 x2 अप टू सोन xn एंड xn को हमने b लिया हुआ है, ठीक है। इट मींस जो गिवन इंटरवल था इसको हमने n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो हमारे पास में n+1 इंटरवल्स आएंगे। ये सारी तो रीमान इंटीग्रेशन की सिंपल प्रोग्रेस है, हमारी प्रोसेस है हमारी। तो हमारे पास में ये इसका पार्टीशन हो गया, ठीक है। तो हमारे पास में स्टेप फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है? जैसे एक इंटरवल हो जाएगा x2 टू x1, सेकेंड x1 टू x2, नेक्स्ट x2 टू x3, सिमिलरली x3 टू x4 हमारा चलेगा, और लास्ट इंटरवल हमारे पास में आएगा xn-1 टू xn, ठीक है। तो हर किसी ईच इंटरवल में सपोज x0 से x1 तक अगर हम डिफाइन कर दें कि जो फंक्शन है उसकी फंक्शन वैल्यू c1 है, और x1 से x2 तक अगर हम डिफाइन कर दें कि उसकी फंक्शनल वैल्यू c2 है, एंड x2 टू x3 अगर हम डिफाइन कर ले c3 है, एंड xn-1 से xn में अगर हम डिफाइन कर लें कि उसकी फंक्शनल वैल्यू cn है, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम बोलते हैं स्टेप फंक्शन, ठीक है। तो यही मैंने लिखा हुआ है कि इन एवरी सब इंटरवल xi-1 xi द फंक्शन phi इज कांस्टेंट, ठीक है। देखो हमारा हर किसी इंटरवल में फंक्शन कांस्टेंट है। इस इंटरवल में c1 है, इसमें c2 है, इसमें c3 अप टू सो, ठीक है। तो इट मींस phi x इक्वल टू ci for all x belongs to xi-1 to xi. Such type of function is known as step function,
ठीक है। तो स्टेप फंक्शन ओपन इंटरवल में भी डिफाइन कर सकते हैं, क्लोज में भी डिफाइन कर सकते हैं। बस ये है कि अज्यूमिंग ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, जैसे यहाँ पे हमने जो इंटरवल है उसको फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड किया, अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे तो उसको हम स्टेप फंक्शन नहीं बोलते, ठीक है। तो अज्यूमिंग ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, ये भी जरूरी है। जैसे यहाँ पे ये जो सिग्नम फंक्शन होता है, इसमें हमने क्या किया हुआ है, जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है, सेट ऑफ रियल नंबर हमारा -∞ to ∞ होता है, इसको हमने डिवाइड कर दिया है। एक -∞ से यहाँ कहीं 0 होगा, एक -∞ से 0 ओपन इंटरवल डिफाइन किया है, एक 0 से ∞ ओपन इंटरवल, और एक x=0 डिफाइन किया, ठीक है। तो x=0 को अगर इंटरवल फॉर्म में ही हमें लिखना है तो हम क्लोज्ड इंटरवल 0 to 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इट मींस इसके पार्टीशन में सिर्फ एक पॉइंट लिया हुआ है, यहाँ से यहाँ ली हुई है वैल्यू -1 एंड 0 to ∞ में 1 एंड एट x=0 पे 0, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टेप फंक्शन। तो कुछ एग्जांपल्स लिए मैंने पहले स्टेप फंक्शन के। बेटा आप लोग अपना माइक म्यूट कर लो। बेटा स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके। तो हमारा पहला एग्जांपल है f(x) अगर हमारे पास में कोई क्लोज्ड इंटरवल a b है, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल a b को अगर हम 2 सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दें किसी पॉइंट c को लेके, इनके बीच के किसी पॉइंट c से, तो हमारे पास में f(x) अल्फा है इस रीजन में, a to c पे हम उसको अल्फा वैल्यू दे रहे हैं एंड c to b पे बीटा वैल्यू दे रहे हैं। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ स्टेप फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन तो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ। यहाँ तक कि हमारे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, ये सारे भी हमारे स्टेप फंक्शन होते हैं, क्योंकि f(x) की वैल्यू अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पूरे सेट ऑफ रियल नंबर के लिए अगर हम डिफाइन करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, तो हमारे पास में f(x) की वैल्यू, आप मुझे बताना, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन ऑन एन फाइनाइट ओपन इंटरवल लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पूरे -∞ r पे डिफाइन करेंगे तो उसमें तो फिर फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ c नहीं आएंगी, तब वो नहीं होगा। तो फाइनाइट ओपन इंटरवल पे हमारे पास में होगा, इनफाइनाइट ओपन इंटरवल में भी नहीं बोल सकते। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 to 1 पे, 0 to 1 ओपन इंटरवल पे, 0 to 1 ओपन इंटरवल या 0 से क्लोज कर लेती हूँ, तो इस इंटरवल पे f(x) की वैल्यू क्या होगी, बताओ आप लोग। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन इंटरवल 0 to 1 पे क्या होगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0.5 की वैल्यू क्या होती है? 0 होगी, 0 से 1 के बीच में 0 होगी। 0 से 1 के बीच में 0 होगी, ठीक है। एंड सिमिलरली 1 से 2 के बीच में 1 होती है, ठीक है। 1 हो जाएगी। 2 to 3 के बीच में 2 होती है। तो इट मींस ये हमारा एक एग्जांपल ऑफ स्टेप फंक्शन है। सिमिलरली लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर यही फंक्शन लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन होता तो इस इंटरवल पे वैल्यू क्या होती, 1 हो जाती, ठीक है। लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 हो जाएगी, इस यहाँ पे वैल्यू 2 होगी, ऐसे हमारा चलते रहता है, ठीक है। आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम तो सुने हुए होंगे, लेकिन जो ये फ्रैक्शनल फंक्शन होता है, ठीक है, फ्रैक्शनल फंक्शन, इसकी कॉन्टिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, इंटीग्रेबिलिटी, ये सारी चीजें काफी पूछी जाती है। तो फ्रैक्शनल फंक्शन हम लोग को पता होता नहीं किसको फ्रैक्शनल फंक्शन बोला जाता है, हमें ये नहीं पता होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल फंक्शन को मैंने यहाँ पे लिखना मैं भूल गई हूँ, फ्रैक्शनल फंक्शन को डिनोट किया जाता है जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, जो वैसे अगर जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उसमें ग्रेटेस्ट, ये यहाँ पे फिर भी मेरा क्लोज हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम इसको ऊपर से इसको क्लोज करते हैं लेकिन नीचे से खुला छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए नोटेशन होता है लाइक, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में उसको हम ऊपर से क्लोज करते हैं। लेकिन बुक में ज्यादातर वो सिंपल पूरा स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया जाता है, लेकिन किसी किसी बुक में आप अगर फॉरेन ऑथर्स में देखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे लिखा हुआ रहता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज दिस एंड लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन इज दिस, ठीक है, क्योंकि इसमें लोअर लिमिट को वो अटेन करता है, इसमें अपर लिमिट को करता है। तो हमारे पास में जो फ्रैक्शनल फंक्शन होते हैं, फ्रैक्शनल फंक्शन की जो नोटेशन होता है वो ये होता है कर्ली ब्रैकेट में x, जैसे उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है फ्रैक्शनल फंक्शन, और डिफाइन किया जाता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है।
तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x होता है हमारा फ्रैक्शनल फंक्शन। तो इसको भी अगर आप डिफाइन करेंगे तो ये भी हमारा स्टेप फंक्शन बनता है, लेकिन ये ऐसा फंक्शन होता है जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, ये सारे हमारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल फंक्शन इज ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन होता है विथ पीरियड 1। अब कैसे होता है ये आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, तो मैं इसको फ्रैक्शनल फंक्शन को बता देती हूँ कि ये विथ पीरियड 1 कैसे होता है। पीरियोडिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनकी वैल्यू आफ्टर सम टाइम रिपीट करती है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल फंक्शन में हम देख लेते हैं fx। अगर मैं आपसे ये फ्रैक्शनल फंक्शन की वैल्यू -1 to 0 पे पूछूं, -1 to 0, ठीक है, -1 में क्लोज कर रही हूँ, तो आप इस पे निकाल के मुझे बताना, ठीक है। अगर मैं आपसे g1.2 की वैल्यू पूछूं, g1.2, तो g1.2 हमारा है, इसको डिफाइन किया गया है x माइनस इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो x यानी कि 1.2 एंड इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इज, क्या होती है 1.2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू? 1। 1 होती है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2। तो सिमिलरली आप कितना ही बड़ा नंबर, कैसा भी नंबर लेके देख लो, जो हमारे फ्रैक्शनल फंक्शन होते हैं, ये कभी, इसकी वैल्यू कभी भी 1 तो कभी आएगी नहीं। 0 तो फिर भी आ सकती है। 0 कब आ सकती है? जब आप एट इंटीजर इसकी वैल्यू निकालोगे, जब आप g(2) या g(1) कुछ भी निकालो, किसी भी इंटीजर पे जब हम वैल्यू निकालेंगे फ्रैक्शनल फंक्शन की, जैसे अगर हम g10 भी निकालेंगे तो 10 माइनस इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इज ऑल्सो 10, इट मीन्स 0 आएगी, ठीक है। लेकिन जो हमारे ये फ्रैक्शनल फंक्शन होते हैं, 1 कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। और 0 आ सकता है, 1 कभी भी नहीं आएगा। 1 से बड़ा तो फिर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप एग्जाम्पल से करके देख लेना, आप किसी में से उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को माइनस कर दे रहे हैं, तो हमारी इसकी जो रेंज होती है, जो हमारे फ्रैक्शनल फंक्शन होते हैं, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 to 1। और 1 को भी वो कभी अटेंड नहीं करता, 0 को अटेंड कर सकता है, तो 0 में क्लोज्ड। और इस, ये विथ पीरियड 1, विथ पीरियड 1 इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि आप जैसे मैं आपको इसमें जी एक्स प्लस 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। जी एक्स प्लस 1, अगर दोनों आपस में सेम आएंगे तो उसका जो पीरियड है वो 1 हो जाएगा। जी एक्स प्लस 1, जी एक्स प्लस 1 हमारा होगा x+1 माइनस इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। वैसे इस क्वेश्चन में इस चीज का कुछ भी यूज नहीं होने वाला, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है आपके कहीं ये काम आए, तो मैं इसलिए बता देती हूँ। तो x+1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बता सकते हो आपकी x+1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होनी चाहिए? x+1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू x+1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, अगर आप लोग को ये ऐसे समझने में टफ लग रहा है तो आप इसका ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ से ये इजीली समझ में आ जाता है। चलो मैं ग्राफ से बता देती हूँ। वैसे यहाँ पे इसका कुछ भी यूज नहीं था, खाली हमारा टाइम ज्यादा जा रहा है इसमें। अगर मैं 0 से 1 के बीच में 0, 1, 2, 3, और इसकी जो रेंज आती है 1 को भी वो कभी टच नहीं कर पाता, तो उससे ज्यादा हमें दिखाने की जरूरत थी, ठीक है। तो 0 से, जैसे वो 0 से 1 तक जाएगा, वो हमारा धीरे धीरे इंक्रीज होता है, ठीक है। 0 से, और फ्रैक्शनल फंक्शन x है, x माइनस दिस, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच की किसी पॉइंट की लगभग पॉइंट 0.2 है, तो उसकी वैल्यू 0.2 होगी, तो हमारा वो ऐसे करके इंक्रीज करता है। और जैसे वो 1 पे जाएगा तो 1 पे वो सीधे 1 पे वो 0 बन जाएगा, 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो उसके बाद इसीलिए डिसकंटिन्यूस भी होता है। 1 पे तो उसकी वैल्यू यहाँ आएगी 0, एट x इक्वल टू 1 पे g(1) की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। फिर 1 से दोबारा से वो इंक्रीज करेगा, 1 से ये पैरेलल लाइंस आती है, 1 से 2 तक जाएगा, लेकिन जैसे वो 2 पे जाके 2 पे 2 नहीं होती है उसकी वैल्यू, जैसे x इक्वल टू 2 यानी कि g(2) की वैल्यू 0 होती है, तो वो यहाँ आ जाता है दोबारा से, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। ये बेटा ये सीधे पैरेलल लाइंस आती है, ठीक है। मैं इसको अच्छे से बना नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप लोगों को बता दे रही हूँ कि ये पैरेलल लाइंस आती है। दोबारा से 3 पे वैल्यू 1 नहीं आएगी, 3 पे वैल्यू 0 आ जाती है। तो सिमिलरली ये ग्राफ हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। और विथ पीरियड 1, यानी कि 1 के बाद इसकी वैल्यू, इसका पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो इसको, जो हमारा फ्रैक्शनल फंक्शन होता है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, और इसका जो पीरियड होता है 1।
ये चीज हमारा यूज होता है कॉन्टिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी निकालने में। अगर आप लोगों में से कोई भी नेट की प्रिपरेशन करता है तो उसको जब फ्रैक्शनल फंक्शन का जो भी क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा तो उसमें उसके पीरियड का कंसेप्ट यूज करके ही सॉल्व होने वाले क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मुझे वही याद आया था तो इसलिए मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो फ्रैक्शनल फंक्शंस आर एग्जांपल ऑफ स्टेप फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज एग्जांपल ऑफ स्टेप फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। और आप बहुत सारे एग्जांपल्स डिफाइन कर सकते हैं स्टेप फंक्शन के। ठीक है, तो स्टेप फंक्शन हमारा मेजरेबल होगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैं समझा दे रही हूँ कि क्यों मेजरेबल होगा। देखो हमारे पास में हो क्या रहा है, किसी भी इंटरवल में जो हमारी इसकी वैल्यू है, जो स्टेप फंक्शन है, स्टेप फंक्शन की वैल्यू किसी भी इंटरवल में कांस्टेंट है। ठीक है, किसी पॉइंट, या तो वो किसी पॉइंट पे है, देखो x इक्वल टू 0 पे 0, या वो किसी इंटरवल पे है -1। ठीक है, और सबसे फर्स्ट जो इसमें हमने क्वेश्चन करा था मेजरेबल फंक्शन में, हमने क्वेश्चन किया था कि कांस्टेंट फंक्शंस आर एवरीवेयर मेजरेबल। ठीक है, मींस कांस्टेंट फंक्शंस आर मेजरेबल फंक्शन हमने प्रूव किया था। तो जो हमारा ये -1 है, ये -∞ टू 0 पे ये मेजरेबल है, x इक्वल टू 0 पे उसकी 0 वैल्यू है, तो ये तो हमारा मेजरेबल है ही है। और x, क्योंकि ये x इक्वल टू 0 पे भी कांस्टेंट फंक्शन के जैसे इसको हम ले सकते हैं, एंड x ग्रेटर देन 0 इट मींस 0 टू इन्फिनिटी पे भी वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, एंड कांस्टेंट फंक्शंस आर मेजरेबल। ठीक है, तो इसीलिए स्टेप फंक्शन, किसी भी टाइप का स्टेप फंक्शन हो, कैसे ही डिफाइन किया गया हो, ऑलवेज मेजरेबल होता है। तो स्टेप फंक्शन मेजरेबल होता है, तो आपको यहाँ से बहुत सारे कंक्लूजन मिल गए कि आपका सिग्नम फंक्शन मेजरेबल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेजरेबल है, फ्रैक्शनल फंक्शन मेजरेबल है। तो जैसे आगे जब हम लीबेग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो वहां पे आता है कि अगर हम जैसे कुछ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस आर ऑलवेज लीबेग इंटीग्रल, ऐसे कुछ सारी जो थ्योरम्स होती है, अगर आपको ये सारे रिजल्ट्स याद होंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज मेजरेबल, सिग्नम फंक्शन ऑलवेज मेजरेबल, तो जो वहां पे थ्योरम्स होती है वो समझने भी आपके लिए आसान होगी। इसीलिए जो हमारे लास्ट जो रिजल्ट्स आते रहते हैं वो हमने याद रखने चाहिए, आगे को आने वाली चीजें उन्हीं से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो स्टेप फंक्शन इज अ मेजरेबल फंक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप लोग याद रखना, स्टेप फंक्शंस आर ऑलवेज मेजरेबल। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है, लेट एफ एंड जी बी मेजरेबल फंक्शंस। देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, देखो एफ एंड जी बी मेजरेबल फंक्शंस, मेजरेबल रियल वैल्यूड फंक्शंस है। ठीक है, रियल वैल्यूड क्यों लिखा है, ये मैं जब सारे इसके रिजल्ट हमारे हो जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज मेजरेबल फंक्शन में रियल वैल्यूड लिखने की जरूरत नहीं होती, एक्सटेंडेड सेट ऑफ रियल नंबर पे भी हम मेजरेबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं एक्सटेंडेड सेट ऑफ रियल नंबर पे एक प्रॉपर्टी को हम प्रूफ नहीं कर पाते हैं, दैट्स व्हाई वी विल टेक रियल वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, इट मींस उसकी जो इमेज होगी कभी भी ना तो -∞ आ रही होगी ना इन्फिनिटी आ रही होगी। ठीक है, ओनली रियल वैल्यू जा रही होगी उसकी रेंज में। तो हमें इसे प्रूफ करना है, देन ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज मेजरेबल। ठीक है, गिवन है ओनली कि एफ एंड जी मेजरेबल रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइन ऑन कॉमन डोमेन ई। ठीक है, कभी भी दो फंक्शन के लिए जब हमें काम करना होता है, उनका डोमेन अगर सेम होता है तभी हम इसमें आगे के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी है कि वो जो मेजरेबल फंक्शन है सेम डोमेन में वो मेजरेबल होनी चाहिए। तो हमें इसमें प्रूफ करने ये सारे रिजल्ट, अगर एफ एंड जी मेजरेबल फंक्शन है तो किसी भी फंक्शन में अगर हम कोई कांस्टेंट ऐड कर दें तो वो भी मेजरेबल फंक्शन होता है, कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी वो मेजरेबल होता है, किसी मेजरेबल फंक्शन को अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तब भी वो मेजरेबल होता है। इफ एफ एंड जी आर मेजरेबल देन दियर समेशन इज आल्सो मेजरेबल, इफ एफ एंड जी आर मेजरेबल दियर सब्ट्रैक्शन इज आल्सो मेजरेबल, इफ एफ इज मेजरेबल मॉडुलस फंक्शन ऑफ एफ इज आल्सो मेजरेबल, and if f is measurable then its square is also measurable, their product measurable and their division measurable। हमें प्रूफ करना है, बट व्हेन g vanishes nowhere on e। ठीक है, बिकॉज g कभी अगर 0 बनेगा तो फिर तो f अपॉन g हमारा डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ये नेसेसरी है कि f vanish nowhere on e हमारे पास में हो। तो f एंड g के मेजरेबल होने पे हमने ये सारी चीजें प्रूफ करनी है और आप लोगों ने याद भी रखनी है। ठीक है, तो f हमें मेजरेबल गिवन है, इफ f इज मेजरेबल वी नो, अगर कोई भी फंक्शन मेजरेबल है, मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोगों के पास में 4 ऑप्शंस हैं कि आप अगर f कोई मेजरेबल है तो इफ f ग्रेटर देन अल्फा भी हमारा मेजरेबल होता है, f स्ट्रिक्टली लेस देन अल्फा भी हमारा मेजरेबल होता है, लेस एंड इक्वल टू अल्फा भी मेजरेबल होता है, एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू अल्फा भी मेजरेबल होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लेस देन अल्फा के लिए लिया हुआ है, आपकी चॉइस है, आप ग्रेटर देन अल्फा के लिए लो, लेस एंड इक्वल टू अल्फा के लिए लो, या ग्रेटर एंड इक्वल टू अल्फा के लिए लो। ठीक है, एफ मेजरेबल है तो इट मींस ये अब मैंने इसमें क्योंकि बहुत आसान आसान प्रूफ है तो सारे स्टेप नहीं लिखे हुए हैं, आप लोग जब एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो 15 मार्क्स से कम में तो आएगा नहीं, तो आप लोग इसमें सारे स्टेप्स। ठीक है, तो हमारे पास में f प्लस सी को मेजरेबल प्रूफ करना है, तो f, चलो मैंने दोनों के साथ में ही प्रूफ लिख दिया है।
अगर कोई ये फंक्शन मेजरेबल कब होगा, जब ई एफ प्लस माइनस सी लेस देन अल्फा एक मेजरेबल सेट होगा, ठीक है। तो ई एफ प्लस माइनस सी लेस देन अल्फा को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे इससे हमारे पास में दो चीजें आएंगी, ठीक है। हमारे पास में मैंने दो चीजों को कंबाइंडली लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है कि एफ प्लस सी लेस देन अल्फा, और इसी पे मैंने लिखा हुआ है माइनस के लिए भी कि एफ माइनस सी लेस देन अल्फा। तो यहाँ से इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करोगे तो एफ लेस देन अल्फा माइनस सी आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो एफ लेस देन अल्फा प्लस सी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस पहले लिखा था तो इसीलिए मैंने, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो गया होगा, उसको मैंने अल्फा माइनस सी लिखा हुआ है, और माइनस है तो माइनस की जगह प्लस आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इस साइन को यहाँ प्लस माइनस लिखा है, यहाँ माइनस प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों सेम चीज है। तो हमारे पास में इसको हमने मेजरेबल प्रूफ करना था, लेकिन इसके बारे में हमें पता है, सिंस एफ इज अ मेजरेबल सेट, तो एफ लेस देन अल्फा प्लस सी भी मेजरेबल सेट होगा, और एफ लेस देन अल्फा माइनस सी भी एक मेजरेबल सेट होगा, ठीक है। तो कुछ भी हो एफ प्लस सी के लिए अगर आप प्रूफ कर रहे हैं तो तब भी हमारा सेट मेजरेबल है ये, और एफ माइनस सी के लिए भी मेजरेबल है, ठीक है। सिंस दिस एंड दिस बोथ आर मेजरेबल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा, ठीक है। तो हेंस f plus minus c are measurable functions. f plus c is measurable and f minus c is also measurable, ठीक है। एंड नेक्स्ट, हमें अगर किसी फंक्शन को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तब दिखाना है कि तब भी वो मेजरेबल होगा। तो जो c है इसकी वैल्यूज के लिए तीन पॉसिबिलिटी है, c मे बी जीरो, मे बी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, ठीक है। तो जब आपका c जीरो होगा तो आपका जो ये सी एफ है ये एक जीरो फंक्शन हो जाएगा, जीरो फंक्शन यानी कि एक कांस्टेंट फंक्शन, एंड वी नो कांस्टेंट फंक्शंस आर मेजरेबल, ठीक है। तो c इक्वल टू जीरो पे ही प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इट इज ट्रिवियल, ठीक है। तो हम c ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन जीरो के लिए प्रूफ करेंगे। तो मैंने लिखा हुआ है c may be जीरो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड एट c इक्वल टू जीरो सी एफ इज ए जीरो फंक्शन विच इज मेजरेबल। मैंने रीजन नहीं लिखा है लेकिन आप लोग को बता दिया है, बिकॉज कांस्टेंट फंक्शंस आर मेजरेबल, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम में अगर आता है तो तब आप सारे रीजन लिख, एंड व्हेन c इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमें अगर सी एफ की मेजरेबिलिटी चेक करनी है तो हम ये सेट फाइंड करेंगे, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ई फाइंड करेंगे फॉर विच सी एफ लेस देन अल्फा, ठीक है। तो सी एफ लेस देन अल्फा जब हमारा c ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। जब हमारा c ग्रेटर देन जीरो है तो हमारी जो इनइक्वालिटी है सी एफ लेस देन अल्फा, ई मेजरेबल है, हमें उसका यूज करना है, तो f के लिए यहाँ पे से हम रिलेशन लेके आएंगे। तो सी एफ लेस देन अल्फा है हमारा, माउस तो यहाँ पर से हमारे पास आ जाएगा f लेस देन अल्फा अपॉन c, बट व्हेन c इज पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को डिवाइड करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम c के साइन को यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज c जब हम नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को डिवाइड करते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जब c हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा तो f लेस देन अल्फा अपॉन c आ जाएगा, f लेस देन अल्फा अपॉन c, बट इफ c इज नेगेटिव तो हमारे पास में आएगा f ग्रेटर देन अल्फा अपॉन c, ठीक है। f ग्रेटर देन अल्फा अपॉन c, and we know f is a measurable set, that's why ef less than alpha upon c is measurable set, f is a measurable function, so again ef greater than alpha upon c is also a measurable set, ठीक है। तो राइट हैंड साइड के दोनों मेजरेबल हैं, तो इट मींस e cf लेस देन अल्फा इज अ मेजरेबल सेट, दिस इज मेजरेबल, दैट्स व्हाई cf इज अ मेजरेबल फंक्शन, ठीक है। अब f प्लस g को प्रूफ करते हैं। f प्लस जी को प्रूफ करने के लिए आपको रिजल्ट याद होना चाहिए जो मैंने आप लोगों को कराया था कि इफ f एंड g आर मेजरेबल फंक्शंस डिफाइंड ऑन कॉमन डोमेन E, then set defined by AFG equal to x belongs to E such that fx less than equal to gx is measurable set। फिर इसी में अलग केस था कि fx strictly less than gx is measurable, या fx equal to gx हो वो भी measurable होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा था कि ये रिजल्ट आप लोग याद रखना, तो इसके प्रूफ में हम उसी को यूज करेंगे f प्लस जी के प्रूफ। तो हमारे पास में है एफ एंड जी मेजरेबल रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं डिफाइंड ऑन ई, ठीक है। तो एक सेट हमें इसकी मेजरेबिलिटी चेक करनी है, तो हम ई एफ प्लस जी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे से इसको हम लिख सकते हैं ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए माइनस जी। अब मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि दिस इज अ मेजरेबल सेट बिकॉज एफ एक मेजरेबल फंक्शन है, g एक मेजरेबल फंक्शन है। जस्ट अभी हमने प्रूफ किया है कि अगर g मेजरेबल फंक्शन है तो c इंटू जी भी मेजरेबल होगा, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। अगर c को मैं -1 ले लूं तो इट मींस -g इज आल्सो मेजरेबल, ठीक है। तो हमारे पास में
हाँ माइनस जी एक मेजरेबल फंक्शन हो गया और हमने अल्फा माइनस जी को प्रूव करना था, ठीक है। तो सबसे पहला रिजल्ट था कि अगर माइनस जी एक मेजरेबल फंक्शन है तो उसमें अगर हम कोई कांस्टेंट ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो भी एक मेजरेबल फंक्शन होता है। तो इट मींस माइनस जी इज मेजरेबल, दैट्स व्हाई माइनस जी प्लस अल्फा या अल्फा माइनस जी इज ऑल्सो मेजरेबल फंक्शन, ठीक है। तो अल्फा माइनस जी इज मेजरेबल फंक्शन, मैंने ये लिख दिया कि यूजिंग ए एंड बी, जो जस्ट अभी हमने प्रूव किया है कि किसी भी मेजरेबल फंक्शन में कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं तो वो मेजरेबल होता है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी मेजरेबल होता है। इसका यूज करके हमें पता चला कि अल्फा माइनस जी इज ऑल्सो अ मेजरेबल फंक्शन, ठीक है। तो अब वही वाला रिजल्ट जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि एफ एंड अल्फा माइनस जी आर मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन कॉमन डोमेन ई, so set defined by E f greater than alpha minus g is a measurable set, ठीक है। ये measurable है तो it means ये भी measurable set है, तो प्रूफ हो गया कि f plus g is a measurable function, ठीक है। बहुत आसान आसान से प्रूफ है, आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब f प्लस जी के लिए मैंने लिखा है, f माइनस जी के लिए लिखा नहीं है क्योंकि इसको आप आसानी से कर सकते हैं। आप f माइनस जी को f प्लस माइनस वन जी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में माइनस वन इंटू जी इज अ मेजरेबल फंक्शन यूजिंग बी बिकॉज सी इज माइनस वन हियर, ठीक है। तो एफ भी एक मेजरेबल फंक्शन है, माइनस वन इंटू जी इज मेजरेबल फंक्शन, तो इसका जो समेशन है वो भी एक मेजरेबल फंक्शन। बेटा अपना माइक म्यूट कर लो। अब देखो नेक्स्ट हमारा रिजल्ट है, इफ एफ इज मेजरेबल फंक्शन देन इट्स मॉड्यूलस फंक्शन इज आल्सो अ मेजरेबल फंक्शन हमें प्रूव करना है। जबकि ये जो इसका जो कन्वर्स रिजल्ट है वो हमारा ट्रू नहीं होता कि अगर मॉड ऑफ एफ एक मेजरेबल फंक्शन है तो एफ भी मेजरेबल हो, वो ट्रू नहीं है। बट इफ एफ इज मेजरेबल देन इट्स मॉड्यूलस फंक्शन इज आल्सो मेजरेबल, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए, किसी भी सेट को मेजरेबल प्रूफ करने के लिए सेम कंसेप्ट है कि हमें ई मॉड्यूलस एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा, लेस देन अल्फा, लेस देन इक्वल टू अल्फा और ग्रेटर एंड इक्वल टू अल्फा को डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो ई मॉड ऑफ एफ ग्रेटर देन अल्फा हमारे पास में, अब देखो अल्फा की ऑल रियल वैल्यूज के लिए चेक करना होता है, तो हमारे पास में अल्फा या जीरो होता है या निगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है। अगर अल्फा को हम निगेटिव ले लें, ठीक है, अल्फा निगेटिव, यानी कि आप मॉड्यूलस फंक्शन की बात कर रहे हैं कि ग्रेटर, आप ई के डोमेन के ऐसे पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जिसके लिए जो उसकी फंक्शनल वैल्यू है वो निगेटिव नंबर से बड़ी हो, एंड वी नो मॉड्यूलस वैल्यूज आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर अल्फा कोई एक निगेटिव नंबर है, कोई भी निगेटिव नंबर हो, तो मॉड्यूलस मॉड ऑफ एफ तो ऑलवेज उस निगेटिव से बड़ा ही होगा, तो हमारा पूरा का पूरा डोमेन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मॉडुलस फंक्शन तो किसी भी को भी, किसी नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है, तो मॉड एफ तो ऑलवेज हमारा पॉजिटिव होगा। अगर अल्फा हम निगेटिव लेते हैं तो ई मॉडुलस ऑफ एफ ग्रेटर देन अल्फा में ये हमारा होता है कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ई फॉर विच मॉड ऑफ एफ ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है। तो उस केस में होल डोमेन हमारे पास आ जाएगा। लेकिन जब अल्फा जीरो या जीरो से बड़ा हम लेते हैं, ठीक है, जब मॉडुलस ऑफ एफ इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो का जब हम केस लेते हैं, तो देखो मॉडुलस फंक्शन को जो हम डिफाइन करते हैं जैसे वैसे ही बता रही हूँ, मॉडुलस ऑफ एफ ग्रेटर देन अल्फा है और अल्फा अभी जीरो या पॉजिटिव है, तो आपके पास में यहाँ से दो इक्वेशन आ जाएंगी, एफ ग्रेटर देन अल्फा और माइनस एफ ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है। मॉडुलस ऑफ एफ को हम डिफाइन करते हैं या तो इसकी वैल्यू एफ होती है या माइनस एफ होती है, ठीक है। तो इसको अगर हम जनरलाइज करके लिखेंगे तो हमारे पास आएगा एफ ग्रेटर देन अल्फा और माइनस ऑफ एफ ग्रेटर देन अल्फा। तो यहाँ से तो एफ ग्रेटर देन अल्फा हमारे पास में आ गया, और यहाँ से अगर आप एफ निकालेंगे तो एफ लेस देन माइनस अल्फा आएगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी और होता है वहां पे यूनियन होता है, तो हमारे पास में आ गया ई एफ ग्रेटर देन अल्फा यूनियन ई एफ लेस देन माइनस अल्फा, ठीक है। और वर्ड था तो देखो खुद ही यूनियन आ गया, जहाँ पे अगर कभी एंड वर्ड आएगा तो वहां पे हम इंटरसेक्शन लगाएंगे। एंड वी नो ई इज अ मेजरेबल सेट, इट इज गिवन, एंड एफ इज अ मेजरेबल फंक्शन, सो ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा इज अ मेजरेबल सेट, f measurable function, so e f strictly less than minus alpha is also a measurable set, and union of two measurable set is again a measurable set. It means both set in right hand side of e mod f greater than alpha are measurable set, ठीक है। तो it means e mod of f greater than alpha is measurable set, consequently mod f is a measurable function, ठीक है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और काफी आसान आसान से प्रूफ है सबके, देखिए इंपॉर्टेंट काफी है सारे रिजल्ट। तो अब हमें प्रूफ करना है इफ f इज मेजरेबल देन इट्स स्क्वायर फंक्शन इज आल्सो मेजरेबल फंक्शन, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर कभी आप sin x को प्रूफ कर देते हैं कि sin x मेजरेबल है तो sin स्क्वायर x ऑटोमेटिकली मेजरेबल आ जाएगा हमारा।
ठीक है, तो अगर किसी भी सेट को मेजरेबल दिखाने के लिए सेम चीज हर जगह पे मैंने करी है, या ई एफ स्क्वायर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा हम निकालें। ठीक है, तो जो एफ स्क्वायर है ये आपका रियल वैल्यूड फंक्शन है, एंड रियल वैल्यूड मैंने आप लोगों को एक दिन रियल नंबर की डेफिनेशन भी बताई थी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि डिफाइन रियल नंबर, ठीक है, तो आप लोग ये नहीं बोलेंगे कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक के सारे एलिमेंट्स रियल नंबर होते हैं, ये भी है, लेकिन ज्यादा आप लोग एमएससी स्टूडेंट है तो आपने बोलना चाहिए कलेक्शन ऑफ दोज नंबर्स हुज स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर आर नोन एज रियल नंबर्स। ठीक है, तो हमारा एफ रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो इट मींस एफ स्क्वायर भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा यहाँ पे। ठीक है, तो सेम केस अगर अल्फा निगेटिव है और एफ स्क्वायर हम ग्रेटर देन एनी निगेटिव नंबर ले लेते हैं, तो वहां पे तो होल डोमेन आ जाएगा अल्फा लेस देन 0। ठीक है, बट व्हेन अल्फा ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तो यहाँ पे दो केस आएंगे। अब कैसे करके ये दो केस आने वाले हैं, हमारे पास में है एफ स्क्वायर ग्रेटर देन अल्फा। इस ग्रेटर देन अल्फा को मैं स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो आपके पास में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो मैं उसको डायरेक्ट लिख दे रही हूँ ए माइनस बी, यानी कि एफ माइनस रूट अल्फा इंटू एफ प्लस रूट अल्फा। हमारे पास साइन है, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 का ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब आपको ये प्रोडक्ट सॉल्व करना आना चाहिए, ये तो हम क्लास 11th में ही भी काफी करते हैं। तो हमारे पास में यहाँ से आता है कि जो ये वाला ब्रेकेट होता है इसके साथ में इनइक्वलिटी का साइन आता है और दूसरे के साथ में इनइक्वलिटी का अपोजिट साइन आता है। ये क्यों आता है, अगर आप लोगों ने जानना होगा तो मैं इसका रीजन बताऊंगी, अदरवाइज मैं ये सोचूंगी आप एमएससी स्टूडेंट हो, आपको आना चाहिए, और नहीं आता है तो आप लोगों ने पूछना चाहिए। तो हमारे साथ में आपके पास हो सकता है कि आप इसको किसी अलग मेथड से सॉल्व करो। अगर हमें ये देखना है कि इसमें एफ की किन वैल्यूज के लिए ये आएगा, तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट के साथ में इनइक्वलिटी का साइन आता है एंड सेकंड ब्रैकेट के साथ में इनइक्वलिटी का अपोजिट साइन आता है। तो हमारे पास आ गया एफ प्लस रूट अल्फा लेस देन 0। तो फर्स्ट से आ गया एफ ग्रेटर देन रूट अल्फा एंड एफ लेस देन माइनस रूट अल्फा। तो हमारे पास और चलेगा दोनों के बीच में। ठीक है, तो यूनियन का साइन आने वाला है और एफ ग्रेटर देन रूट अल्फा and EF less than root minus of root alpha. ठीक है, and F measurable set है, तो it means this is also a measurable set, this is measurable set, union of two measurable set is again a measurable set, so it means this is measurable given it E is a measurable set, both sets in right hand side are measurable, it means E F square greater than alpha is a measurable set. ठीक है, ये measurable set है तो F square एक measurable function हमारा proof। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने दिखाना है कि अगर एफ एंड जी मेजरेबल हैं तो उनका प्रोडक्ट भी मेजरेबल होता है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए लेकिन हमने जो ABCD रिजल्ट बाकी के अभी जो प्रूफ करें इनकी हेल्प से ही हम प्रूफ कर लेंगे कि एफ इंटू जी इज ऑल्सो अ मेजरेबल फंक्शन। हम एफ इंटू जी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एफ प्लस जी होल स्क्वायर माइनस एफ माइनस जी होल स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि देखो एफ प्लस जी होल स्क्वायर होता है एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2fg माइनस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2fg, तो 2fg प्लस 2fg हमारा 4 टाइम्स fg होगा, वो उस 4 को कैंसिल करने के लिए 1/4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम fg इक्वल टू दिस लिख सकते हैं, एंड वी नो if f and g are measurable function then f plus g is again measurable, f and g are measurable, f minus g is again measurable function, and if f plus g is measurable function then its square function is also measurable, so it means f plus g whole square is a measurable function. Similarly f minus g whole square is again a measurable function. अब दो ये भी एक measurable function है, इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल f लिख लेते हैं और इसको g लिख लेते हैं। ठीक है, तो if f and g are measurable function then their subtraction is again measurable function. f माइनस जी एक मेजरेबल फंक्शन है तो उसको किसी कांस्टेंट 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो c इंटू f माइनस जी इज अगेन मेजरेबल। तो ऐसे करके आप आसानी से इसमें प्रूफ कर सकते हैं कि f इंटू जी हमारा एक मेजरेबल फंक्शन होगा। ठीक है, तो 2 मिनट का टाइम बचा है, मैं लास्ट वाला प्रूफ भी आपको बता देती हूँ। अब हमें प्रूफ करना है कि इफ g वैनिश नोवेयर इन E देन f अपॉन g इज मेजरेबल फंक्शन, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके प्रूफ में बस लेकिन थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, बाकी के प्रूफ आसान थे। हमारे पास में अल्फा की ऑल रियल वैल्यूज के लिए देखना होता है। ठीक है, तो जब अल्फा इक्वल टू 0 है, अल्फा इक्वल टू 0 यानी कि 1/g ग्रेटर देन 1/g ग्रेटर देन 0। ठीक है, 1/g ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या होता है, देखो 1 तो ऑलवेज आपका पॉजिटिव होगा,
1/g ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर आपका कभी नेगेटिव होगा तो आपका 1/g फिर लेस देन 0 बन जाएगा, ठीक है। तो 1/g के ग्रेटर देन 0 होने के लिए g ने 0 से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट E फॉर विच g ग्रेटर देन 0। तब हमारे अल्फा इक्वल टू 0 पे हमारे पास में ये केस आ गया, ठीक है। ये तो आसान था। नेक्स्ट है व्हेन अल्फा ग्रेटर देन 0, ठीक है। व्हेन अल्फा ग्रेटर देन 0, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन आपके पास में है 1/g, हमने ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन फाइंड करना है फॉर विच 1/g ग्रेटर देन अल्फा हो, और हमने केस लिया हुआ है अल्फा ग्रेटर देन 0, ठीक है। अल्फा ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे मुझे ना ये लिखने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि दिस इज लेस देन इन्फिनिटी, क्योंकि आपका अगर कभी जो ये g है, अगर आपका कभी 0 होता है, अगर g कभी 0 होगा तो 1/0 की वैल्यू क्या हो जाती है? इन्फिनिटी हो जाती है, या आप अनडिफाइंड भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो g इक्वल टू 0 पे तो इन्फिनिटी बन जाता है, लेकिन g हमने बोला हुआ है कि g वैन इज नो वैन, ठीक है। g कभी भी 0 नहीं है, तो जो 1/g है ये कभी भी इन्फिनिटी नहीं बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये भी लिखने की जरूरत पड़ेगी कि 1/g लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, हमारे पास में आएगा 1 मिनट का टाइम बचा बेटा। आप लोग जैसे टाइम अप होगा एक बार रीज्वाइन करना, मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है बेटा, तो हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे, मैं इसको कर लेती हूँ कंप्लीट। तो फर्स्ट वाला केस मैंने आप लोगों को समझा दिया था, सेकंड केस को दोबारा से डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। व्हेन अल्फा ग्रेटर देन 0, हमारे पास में है 1/g ग्रेटर देन अल्फा एंड वी आर टेकिंग अल्फा ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इसको लेस देन इन्फिनिटी लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि कभी अगर आपका g 0 होता है तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास g 0 हो ही नहीं सकता, तो हमें लेस देन इन्फिनिटी भी लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास में 1/g, अब दो पार्ट आ रहे हैं यहाँ से कि 1/g लेस देन इन्फिनिटी एंड आ रहा है, ठीक है, एंड 1/g ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो पहले 1/g ग्रेटर देन 0 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखते हैं कि g ने क्या होना चाहिए, 1/g ग्रेटर देन 0, नहीं 1/g ग्रेटर देन अल्फा, 1/g ग्रेटर देन अल्फा। तो हमारे पास में यहाँ से आ जाएगा g लेस देन 1/अल्फा आएगा, आई थिंक g लेस देन 1/अल्फा आएगा, जी जाएगा यहाँ, ठीक है, g लेस देन 1/अल्फा आएगा। और जब हम दूसरी वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे 1/g लेस देन इन्फिनिटी को, तो यहाँ से हमारे पास में आएगा g ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो देखो इसको मैंने लिख दिया है कि ई जी लेस देन 1/अल्फा इंटरसेक्शन ई जी लेस देन 0, ठीक है। कैसे करके ये चीजें लिखनी है, आसान है, बस आप लोग इसको समझ के लिखना, समझ के लिखोगे तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सेकंड केस भी हमारा हो गया कि ई जी लेस देन अल्फा इंटरसेक्शन, क्योंकि एंड भी बोल सकते हैं आप वहां पे, एंड ई जी लेस देन 0, ठीक है। एंड आ रहा है तो इट मींस हमें मैथमेटिकल नोटेशन यूज करना है, तो हम इंटरसेक्शन यूज करेंगे, ठीक है। अब लास्ट केस है व्हेन अल्फा इज नेगेटिव, तो हमारे पास में क्वेश्चन चल रहा है 1/g ग्रेटर देन अल्फा, 1/g ग्रेटर देन अल्फा, और अभी हम केस ले रहे हैं कि अल्फा ग्रेटर देन 0, अल्फा ग्रेटर देन 0, तो हमें 1/g लेस देन इन्फिनिटी भी लेना पड़ेगा। रीजन मैंने बता दिया क्यों लेना पड़ रहा है यहाँ पे। तो जब आप 1/g ग्रेटर देन अल्फा को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा g लेस देन 1/अल्फा आएगा यहाँ से, और जब आप 1/g ग्रेटर देन इन्फिनिटी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा g लेस देन 0, ठीक है। तो इस वाले पार्ट से तो हमारे पास में आ रहा है ये वाली चीज, ठीक है, ई जी लेस देन 0 इंटरसेक्शन ई जी लेस देन 1/अल्फा, लेकिन मैंने ई जी ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा हुआ है और उसके साथ में यूनियन लिखा है, ठीक है। एक केस तो ये होना चाहिए 1/g ग्रेटर देन अल्फा के लिए व्हेन अल्फा लेस देन 0, ठीक है, और दूसरा केस आ रहा होगा कुछ, इसलिए यहाँ पे यूनियन आया है। तो और वाला केस डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास में है देखो 1/g ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है, और हमारे पास में अल्फा है अभी निगेटिव, ठीक है, अल्फा निगेटिव है, ठीक है, अल्फा निगेटिव है। तो अल्फा निगेटिव, ठीक है, अल्फा क्या हमारा अभी, ठीक है, निगेटिव है। तो 1/g हमारे पास में
बड़ा चल रहा है किसी निगेटिव नंबर से, कोई भी निगेटिव नंबर ले लेते हैं, -5 ले लें या कुछ भी ले लें, ठीक है। अल्फा की अगर किसी भी निगेटिव वैल्यू की अगर हम बात करें, तो अगर हमारे पास में 1/g, अगर हमारे पास में 1/g किसी भी निगेटिव नंबर से बड़ा होने के लिए, अगर आपका जो g है, अगर फंक्शनल वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, तो 1/g भी तो एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो ऑल जो फंक्शनल, जो 1/g की जो पॉजिटिव वैल्यूज होने वाली हैं, 1/g की सारी जो पॉजिटिव वैल्यूज है वो भी निगेटिव से बड़ी होंगी, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास में अगर g आपका, इसकी जो फंक्शनल वैल्यू है पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये 1/g में से अगर g हमारा पॉजिटिव होगा, तो 1/समथिंग कोई एक पॉजिटिव नंबर जो भी निगेटिव नंबर है उससे बड़ा ही चल रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए इस वाले केस को भी हमें लिखना पड़ेगा कि e g ग्रेटर देन 0, और या ये वाला केस, ठीक है। इस केस में भी हमारे पास में ये चीज हमारी एग्जिस्ट करेगी, और इस केस में भी, ठीक है। तो हमारे पास में दिस, क्योंकि g हमें गिवन है कि g इज अ मेजरेबल फंक्शन, तो इट मींस दिस सेट इज मेजरेबल, g इज मेजरेबल फंक्शन, दिस इज मेजरेबल, दिस इज मेजरेबल। अब ये चीजें आपको क्लियर है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज अगेन मेजरेबल, तो इट मींस दिस कंप्लीट सेट इज मेजरेबल सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट मेजरेबल, this set is measurable, this set is measurable, all the sets in right hand side are measurable, it means e1/g greater than alpha is a measurable set, ठीक है। तो हमारे पास में इट मींस यहाँ से आ गया कि 1/g एक मेजरेबल फंक्शन है, ठीक है। तो हमें गिवन था कि f एक मेजरेबल फंक्शन है, हमने प्रूफ कर दिया कि 1/g भी एक मेजरेबल फंक्शन है। जस्ट लास्ट रिजल्ट हमने प्रूफ किया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू मेजरेबल फंक्शन इज अगेन मेजरेबल। f मेजरेबल है, 1/g मेजरेबल है, तो f इंटू 1/g भी मेजरेबल होगा, f इंटू 1/g इज f/g, ठीक है। तो प्रूफ कर दिया कि f/g इज अगेन मेजरेबल। तो आपने ये रिजल्ट याद रखने, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इफ f and g are measurable function, then their product is measurable, their division is measurable when g when is nowhere, their addition is measurable, their subtraction is measurable. If f is measurable function, then f plus c is measurable, f minus c is measurable, c into f is measurable. तो आपने सारे रिजल्ट याद रखने, ठीक है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पे ये हमें काफी हेल्प करते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हम कल पढ़ेंगे इसके आगे।